हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्ते। मैं शिव शक्ति कुमार और हमारे यूट्यूब चैनल यात्रा इस पर आप सभी का स्वागत है। हमारा जो इस कार्यक्रम चल रहा है 71वीं बीपीएससी के लिए, इसमें हम अभी डिस्ट्रिक्ट वाइज करंट अफेयर का अध्ययन करते हैं। साथ साथ हम उस ज़िला से जुड़ा हुआ जो भी महत्वपूर्ण तथ्य है जो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए, मैं उसका भी अध्ययन करता हूँ और उस पर भी चर्चा करता हूँ जो आपके लिए ज़रूरी होता है। और काफ़ी रिसर्च करते हैं। उसके उपरांत जो है आप सभी के समक्ष मैं तथ्य को रखता हूँ। इसलिए इस चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आज बगल में जो है प्रोग्राम हो रहा है किसी, तो बैकग्राउंड में थोड़ा सा गाना बजता हुआ नज़र आएगा, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। चलिए तो आगे देखते हैं। आज जो हमारा महत्वपूर्ण ज़िला है बेगूसराय ज़िला है, और बेगूसराय को औद्योगिक राजधानी भी बोलते हैं। और प्रति व्यक्ति आय में जो बेगूसराय ज़िला है वो पटना के बाद बेगूसराय ज़िला ही है, जिसका प्रति व्यक्ति आय जो है सर्वाधिक है पटना के बाद। तो बेगूसराय ज़िला के बारे में देख लेते हैं, थोड़ा इसका परिचय देखते हैं। और सबसे पहले तो हम देखना चाहेंगे कि जो बेगूसराय ज़िला है उसका जो गठन हुआ था 1972 में हुआ था। बेगूसराय ज़िला से गंगा, कमला और बूढ़ी गंडक नदी बहती है, तो इसको भी याद रखिएगा कि जो बेगूसराय ज़िला है वहाँ से जो नदियाँ बहती है उसमें एक गंगा नदी है, फिर कमला नदी है, कमला नदी है, इसको याद रखिएगा, कमला नदी है, और एक बूढ़ी गंडक नदी है। बूढ़ी गंडक नदी है, वहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, तो बूढ़ी गंडक नदी बहती है, तो इसको याद रखिएगा। और इसके ज़िला का नाम भी बेगूसराय है और मुख्यालय भी बेगूसराय है। तो बहुत सारे ज़िले हैं जिनका मुख्यालय जो है अलग अलग होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। बेगूसराय ज़िला का मुख्यालय भी बेगूसराय है, जैसे पश्चिम चंपारण जिला का मुख्यालय बेतिया है, वैशाली जिला का मुख्यालय हाजीपुर है। तो कभी आ सकता है कि निम्न में से कौन सा जो विकल्प है उसमें जिला का मुख्यालय और जिला का नाम एक नहीं है, तो आपको इसके लिए भी तैयार रहना है। तो ये हमारा था। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि बेगूसराय ज़िला में 5 अनुमंडल है, तो इसको भी याद रखिएगा कि जो बेगूसराय ज़िला है उसमें कितना अनुमंडल है, 5 अनुमंडल है, और प्रखंडों की संख्या 18 है। बेगूसराय ज़िला का लोकसभा का 1 सीट है, जबकि पूरे बिहार में जो देखें तो लोकसभा का 40 सीट है और विधानसभा का 7 सीट है। विधानसभा का 243 है, तो इसको भी याद रखिएगा। बिहार में जो विधानसभा की सीटें हैं कितना है, 243 है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। बेगूसराय ज़िला का जो घनत्व है, बेगूसराय ज़िला का जो जनसंख्या घनत्व है वो 1549 है, इसको याद रखिएगा। ये 1549 है, जबकि बिहार का कितना है, 1106। और ये बिहार का जो है राज्यों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है, बिहार का ही है। और बिहार से ज़्यादा जनसंख्या घनत्व बेगूसराय जिला का है, तो इसको याद रखिएगा। अब देखते हैं कि जो बेगूसराय ज़िला है उसका लिंगानुपात कितना है, 895 है। बेगूसराय का लिंगानुपात कितना, 895 है, जबकि बिहार का लिंगानुपात 918 है। तो इसको याद रखिएगा, बिहार का लिंगानुपात 918 है। और ये सामाजिक जो आर्थिक सूचकांक होता है जिसके माध्यम से हम किसी भी राज्य का, देश को जानते हैं, देखते हैं कि वह देश कितना विकसित है। तो जो देश जितना भी विकसित होता है या फिर उस देश में जितना सामाजिक सूचकांक बेहतर होता है, जहाँ लिंगानुपात जो होता है वो 1000 के करीब होता है, यानी कि लिंगानुपात जो हम देखते हैं कि पुरुषों के सापेक्ष महिलाओं की जनसंख्या कितना है। अब किसी भी राज्य में, किसी भी समाज में अगर महिलाओं की जनसंख्या कम है, जबकि जो है अगर प्राकृतिक रूप से देखा जाए तो उसका जन्म दर ज़्यादा होता है। स्त्री मतलब अगर 5 बच्चे पैदा लेते हैं तो 3 लड़की होने का या फिर लड़की होने की संभावना होती है। तो नेचुरली तो वो ज़्यादा है, लेकिन सोसाइटी में उसकी संख्या कम है। इसका मतलब है कि उस सोसाइटी महिलाओं के प्रति संवेदनशील नहीं है या फिर उसके प्रति नकारात्मक भाव से पीड़ित है। तो कहीं ना कहीं उसका जो है बचपन में ही उसकी मृत्यु हो जाती है, तो इसलिए संख्या घट जाता है। तो समाज में बहुत को सामाजिक आर्थिक मानक पर विकसित नहीं माना जाता है। तो बिहार की स्थिति पहले ही खराब है, और जबकि देखिए तो जो बेगूसराय जिला उसकी स्थिति बिहार से भी ज़्यादा खराब है। अब देखते हैं बिहार का, बेगूसराय जिला का जो साक्षरता दर है 63.87 है। बिहार का जो बेगूसराय जिला है उसका साक्षरता दर कितना है, 63.87 है, जबकि जो बिहार है उसका साक्षरता दर 61.08% है। तो इसको याद रखिएगा, बिहार की साक्षरता दर कितना है, 61.08% है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। जो बेगूसराय ज़िला है उसमें जो महत्वपूर्ण एक तथ्य है कि यहाँ एक बरौनी तेल शोधक कारखाना है, और बरौनी तेल शोधक कारखाना है, साथ में एशिया का प्रसिद्ध जो है कांवड़ ताल लेक भी है, तो इसको याद रखिएगा, जो रामसर स्थल है और बेगूसराय में अवस्थित है। चलिए देखते हैं, पहले गंगा नदी से शुरुआत करते हैं, क्योंकि इस जिला से जो जिला में महत्वपूर्ण तथ्य होता है मैं उसका चर्चा करता हूँ। तो बेगूसराय जिला से गंगा नदी बहती है, तो गंगा नदी का बहाव क्षेत्र को देख लेते हैं कि बहाव क्षेत्र, क्योंकि बीपीएससी में प्रश्न आया गंगा नदी पर 2 बार आ चुका है अभी तक।
तो इसको देखना है कि गंगा नदी किन किन जिला से बहती। तो यहाँ देखें, एक बक्सर है, ये बहाव क्षेत्र है, भोजपुर है, सारण है, पटना है, वैशाली है, और यहाँ देखा जाए तो बेगूसराय है, लखीसराय है, लखीसराय के भी कुछ क्षेत्र को है छू रहा है, मुंगेर है, खगड़िया है, भागलपुर है, कटिहार है, और शायद समस्तीपुर है। तो ये है जहाँ से गंगा नदी बहती है, तो इसको याद रखिएगा। साथ में यहाँ देख सकते हैं, इसमें ज़्यादा बेहतर दिखाई देगा कि गंगा नदी का बहाव क्षेत्र कौन कौन सा है। तो आप देख सकते हैं, बक्सर है, भोजपुर है, सारण है, पटना है, वैशाली है, समस्तीपुर है, बेगूसराय है, खगड़िया है, मुंगेर है, खगड़िया, लखीसराय है, भागलपुर है और कटिहार है। तो इन जिलों से लगभग 12 जिला से गंगा नदी बहती है। और आप इसमें प्रश्न यह था, और इसमें सर्वाधिक लंबाई अगर गंगा नदी का देखा जाए तो गंगा नदी का सर्वाधिक लंबाई पटना जिला में है, जहाँ 99 किलोमीटर, लगभग 100 किलोमीटर हुआ बहती है। तो सर्वाधिक लंबाई कहाँ है गंगा नदी का बहाव का? पटना जिला में। तो चलिए देखते हैं गंगा नदी कहाँ से निकलती है। गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, और गंगा की कुल लंबाई कितना है? 2525 किलोमीटर है। तो गंगा नदी की जो कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर, इसको याद रखिएगा। और ये कहाँ से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से बहती है, तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, जो गंगा नदी है, गंगा नदी का जो बिहार में बहाव क्षेत्र है 445 किलोमीटर, तो इसको याद रखिएगा। 445 किलोमीटर जो है गंगा नदी बिहार में बहती है। और बिहार में पटना जिला में गंगा नदी सबसे लंबा बहाव क्षेत्र है। तो पटना जिला में गंगा नदी का सर्वाधिक लंबाई है। यहाँ कितना लंबाई है? 99 किलोमीटर एग्जैक्ट है। जबकि ऐसा माना जाता है कि लगभग 100 किलोमीटर भी इसको हम मान सकते हैं। तो 100 किलोमीटर लगभग जो है कहाँ बहती है गंगा नदी? पटना जिला में। और यह किसी भी जिला में उसकी सर्वाधिक लंबाई है, तो इसको याद रखिएगा। कि चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं कि पटना में गंगा नदी कितना बह रही है? तो 99 किलोमीटर। और बिहार में कुल कितने जिलों से बहती है गंगा नदी? तो 12 जिलों से, इसको याद रखिएगा। बिहार के कुल 12 जिलों से गंगा नदी का बहाव क्षेत्र है। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो हमारा महत्वपूर्ण नदी है कमला नदी है। तो कमला नदी के बारे में देखते हैं। पहले इसका बहाव क्षेत्र देख लेते हैं। ये है कमला नदी, आप इसको देख सकते हैं। और बाएं तरफ से, अगर गंगा नदी की जो बाएं तरफ है, मतलब उत्तर की तरफ से मिलने वाली यह नदियाँ है कमला नदी, और कोसी नदी से पहले है, तो इसको भी याद रखिएगा। पहले देखिए, हाँ, अगर आप देखेंगे तो गंडक नदी है, बूढ़ी गंडक नदी है, बागमती नदी है, कमला नदी है, फिर कोसी नदी है, और यहाँ महानंदा नदी है। तो नदियों का क्रम भी याद रखिएगा, कभी कभी आ जाता है यहाँ। तो ये है कमला नदी के बारे में है। तो कमला नदी जो है बिहार और नेपाल से बहती है, तो याद रखेंगे कि ये बिहार और नेपाल से बहती है। साथ में कोसी नदी की सहायक नदी है, तो इसको भी याद रखिएगा कि कोसी नदी की सहायक नदी है। फिर कोसी नदी किस में मिल जाती है? गंगा नदी में मिल जाती है। तो कमला नदी जो है कोसी नदी की सहायक नदी है, और कोसी नदी फिर जाके गंगा में मिल जाती है। और कोसी नदी गंगा में कहाँ मिलती है? तो कुर्सेला एक जगह है, कुर्सेला एक जगह है कटिहार में, वहीं जो है ये गंगा नदी से जाके मिल जाती है। अब देखिए, नेपाल के चूरे पर्वत शिवालिक पहाड़ी से निकलती है। तो एक नेपाल का चूरा पर्वत है जो शिवालिक पहाड़ी में स्थित है, वहीं से जो है कमला नदी निकलती है। और कमला नदी बिहार के मधुबनी जिला से बहती है, तो इसको याद रखेंगे। मधुबनी जिला में ये बिहार में या फिर भारत में प्रवेश करती है कमला नदी। तो चलिए देखते हैं आगे। कमला नदी पहले बलान नदी में मिलती है। कमला नदी जो है कोसी नदी से मिलने से पहले बलान नदी जो है, बलान नदी है, उसमें मिलती है, इसलिए कमला बलान भी इसका नाम पड़ जाता है। फिर बाद में कोसी से मिल जाती है। कमला नदी की कुल लंबाई देखिए तो 360 किलोमीटर है, 328 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। बिहार में इसकी लंबाई 120 किलोमीटर है, इसको भी याद रखिएगा। जो बिहार में इसकी लंबाई कितना है? 120 किलोमीटर है। और इस नदी पर एक परियोजना भी है, कमला बलान नदी परियोजना, जो बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई के लिए प्रसिद्ध है, उसके लिए बनाया गया है। बिहार सरकार की यह परियोजना है। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण नदी है बूढ़ी गंडक नदी है। बूढ़ी गंडक नदी है, ये गंडक नदी और बूढ़ी गंडक नदी दो अलग अलग नदियाँ है, इसे कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि बूढ़ी गंडक नदी और जो गंडक नदी है ये दोनों अलग अलग नदी है। और ये गंडक नदी के पास से ही बूढ़ी गंडक नदी गुजरती है। यहाँ आप देख सकते हैं ये बूढ़ी गंडक नदी है और इसका ये बहाव क्षेत्र है। ये इतने जिलों से बहती हुई आती है और यहाँ मिलती है, तो इसको याद रखें। ये पश्चिम चंपारण से निकलती है, ये नदी पश्चिम चंपारण में बहती है, फिर पूर्वी चंपारण में, फिर मुजफ्फरपुर में, समस्तीपुर में, और यहाँ फिर ये खगड़िया के पास जो है आके मिल रही है, कहाँ? गंगा नदी से। तो इसको याद रखिएगा, बेगूसराय खगड़िया के पास। तो बूढ़ी गंडक नदी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये बूढ़ी गंडक नदी जो चौतरवा चौर है, सोमेश्वर पहाड़ी कहाँ है? पश्चिम चंपारण में है, वहाँ से निकलती है। तो इसको याद रखिए। एक तो याद रखिए कि जो सोमेश्वर पहाड़ी कहाँ है? पश्चिम चंपारण जिला में है। और जो चौतरवा चौर है, वहाँ से यह नदी निकलती है। बूढ़ी गंडक नदी पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और खगड़िया से बहती है, तो इसको भी याद रखिएगा। इतने जिलों से यह नदी बहती है। अब चलिए आगे देखते हैं कि अगला जो हमारा महत्वपूर्ण
जो करंट अफेयर है या फिर महत्वपूर्ण तथ्य है वो है कांवरताल लेक है। ये कांवरताल झील है, एशिया का प्रसिद्ध झील है। और ये कहाँ है? ये भी बेगूसराय ज़िला में है। ये कहाँ है? बेगूसराय ज़िला में है। और बेगूसराय ज़िला में है और ये मीठा जल का झील है। इसको भी याद रखिएगा, मीठा जल का झील है, क्योंकि यूपीएससी बराबर पूछता है। क्योंकि यूपीएससी में अगर आता है तो किसी लेक के बारे में पूछा जाता है तो लिख दिया जाता है खरा है कि मीठा जल का झील है, तो इस तरीके के प्रश्न आने की संभावना रहती है। पिछले 3-4 साल से लगातार चर्चा में है, तो यूपीएससी में भी बीपीएससी में भी यह पूछा जा सकता है। बिहार के बेगूसराय में कांवरताल लेक है, तो इसको याद रखिएगा। बेगूसराय ज़िला जो है बिहार का, वहाँ कांवरताल लेक है और ये मीठा पानी का है, इसको भी याद रखिएगा। ये सॉल्ट वाटर लेक नहीं है, तो इसको याद रखिएगा कि मीठा जो पानी है उसका ये झील है। तो ये तथ्य है। दूसरा कि यह बिहार का पहला और भारत का 39वां रामसर साइट है। तो रामसर एक कन्वेंशन है। रामसर कन्वेंशन के तहत जो है वेटलैंड जो भी है उसका हम संरक्षण करते हैं, संवर्धन करते हैं और उसका सतत उपयोग करते हैं। तो इस संदर्भ में बिहार का ये पहला रामसर साइट कौन है? तो कांवरताल झील है। और ये भारत का कितना था? 39वां था। बिहार में अभी वर्तमान में 3 रामसर साइट्स हैं। एक नागिनट्टी झील है और पहला तो कांवरताल लेक है। इसे 1987 में पक्षी विहार घोषित किया गया था, तो एक पक्षी विहार भी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और उसके बाद यह मध्य फ्लाईवे का हिस्सा है। मध्य एशिया एक फ्लाईवे है। ये पूछा जा सकता है, ये यूपीएससी के पीटी के लिए बहुत ही फेवरेबल क्वेश्चन है कि मध्य एशिया फ्लाईवे क्या है। ये रोड है, सड़क है, इस तरीके का सवाल आ सकता है। तो नहीं, मध्य एशिया जो फ्लाईवे है ये प्रवासी पक्षियों जिस मार्ग का वो चयन करके पहुँचते हैं एशिया तक, यूरोप से, साइबेरिया से, उसी को ये मध्य एशिया फ्लाईवे बोलते हैं। और उसका हिस्सा है कौन? कांवरताल जो झील है वो, क्योंकि यहाँ बड़ी मात्रा में प्रवासी पक्षी आते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण जो हो जाता है, यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न आ सकता है आपसे प्री में कि जो कांवरताल लेक है वो किस नदी से बना है। तो आप जनरली आप सोचेंगे कि गंगा नदी से बना है, तो ऐसा नहीं है। जो कांवरताल लेक है गंगा नदी से नहीं बना। ये जो गंडक नदी है, बूढ़ी गंडक नदी है, उस नदी का एक नेचुरल ऑक्सबो लेक है। नेचुरल ऑक्सबो लेक है मतलब उसके एक पुरानी धारा है जो कट गई है और मुख्य धारा इस तरीक़ा से निकल गई है, तो ये जो है क्या बन गया? झील के रूप में तब्दील हुआ। इसी को ऑक्सबो लेक बोलते हैं। धाराएं जो होती है पीछे छूट जाती है और एक नई धारा जब घूम जाती है और वो धारा में जल समाहित रहता है, उसी को ऑक्सबो लेक बोलते हैं। तो ये किस नदी का है? बूढ़ी गंडक नदी का। ये आ सकता है स्टेटमेंट में कि जो कांवरताल लेक है गंगा नदी का ऑक्सबो लेक है, तो नहीं, गलत हो जाएगा, गंगा नदी का नहीं है। ठीक। और देखें, जैसे आप जाने कि मध्य एशिया फ्लाईवे है, उसी मार्ग का जो चयन करती है प्रवासी पक्षी, उसी मार्ग में अवस्थित है कांवरताल लेक और उसका एक ठिकाना भी है पक्षियों का रुकने का। तो यहाँ लगभग 50-100 विदेशी पक्षी जो प्रवासी पक्षी है आते हैं और देसी पक्षियों की संख्या 107 है। मैंने कांवरताल झील को घूमा भी है, उसको संरक्षण की जरूरत है। बिहार सरकार को इस पर कार्य करना चाहिए। एक बरौनी कारखाना है जिसके बारे में देख लेते हैं। और बरौनी कारखाना जो है इसकी जो स्थापना हुई थी 1964 में हुआ था। और बरौनी में जो कारखाना 1964 में हुआ था और सोवियत संघ और रोमानिया के सहयोग से बनाया गया था। तो आप देखते हैं कि पूछा जाता है कभी कभी कि किसके सहयोग से बना हुआ था, तो सोवियत संघ का है और रोमानिया के सहयोग से बना है। तो इसको ध्यान रखेंगे कि सोवियत संघ से बनाया गया, ऐसा नहीं कि जर्मनी से बनाया गया है सहयोग लेकर, ब्रिटेन से बनाया गया, ऐसा कुछ नहीं है। सोवियत संघ से बनाया गया है, 1964 में बना, ये सवाल आ सकता है। और IOCL का, IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड का यह कंपनी है, स्वामित्व में है। ऐसा नहीं लिख दे कि भारत पेट्रोलियम का है, स्टेटमेंट बनाए तो गलत हो जाएगा। भारत पेट्रोलियम का नहीं, किसका है? IOCL का है। IOCL जो कंपनी है उसका स्वामित्व है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बेगूसराय का जो सिमरिया घाट है उसको हरिद्वार के हर की पौड़ी के तर्ज पर विकास किया जा रहा है। तो आप देखें कि बिहार में अभी बिहार जो है अंडर कंस्ट्रक्शन, जो है बिहार में बहुत सारा परियोजनाएं अंडर कंस्ट्रक्शन है, या फिर बिहार अंडर डेवलप्ड अभी स्टेट है, डेवलपिंग के फेज़ में है। तो यहाँ बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जा रहा है और बिहार के विकास में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी बाद में इन निर्माण कार्यों की। तो उसमें जो महत्वपूर्ण निर्माण एक हो रहा है कि बेगूसराय का एक सिमरिया घाट है। मैं चूँकि बेगूसराय में ही मेरा पहली बार पोस्टिंग हुई थी तो मैं वहाँ गया भी था। तो इस सिमरिया घाट पर जो हरिद्वार की हर की पौड़ी के तर्ज पर विकास किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि यहाँ जो निर्माण कार्य हो रहा है या सीढ़ी का निर्माण हो रहा है, बृहद मात्रा में जो सीढ़ी बन रहा है, रिवर फ्रंट एरिया बन रहा है, सार्वजनिक शौचालय बन रहा है और बहुत ही बेहतरीन निर्माण कार्य किया जा रहा है, तो इसको याद रखिएगा। और इसकी जो कुल लागत है आप देखेंगे इसकी लागत लगभग 115 करोड़ है। इसकी लागत कितना है? 115 करोड़ रुपया है, तो इसको याद रखिएगा। इसकी लागत कितना है? 115 करोड़ रुपया है। और यहाँ सीढ़ी का निर्माण किया जा रहा है, रिवर फ्रंट एरिया विकास किया जा रहा है, उन्नत सुविधाएं की विकास किया जा रहा है,
व्यायामशाला ये सब बनाया जा रहा है और अन्य चैनलों का भी निर्माण किया जा रहा है। तो इसको याद रखिएगा कि सिमरिया घाट किस जिला में है, तो बेगूसराय जिला में है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है बिहार के लिए। और बिहार में चूँकि जिस तरीक़ा से कि राष्ट्रीय संस्थाओं का जो है कमी रहा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की कमी रहा है, लेकिन पिछले कई वर्षों 10 वर्षों में बिहार में बहुत सारे सिनेरियो का चेंज हुआ है, कई सारे राष्ट्रीय संस्थान का यहाँ निर्माण किया जा रहा है। उसमें से एक जो है वो है कि भारत का जो 19वां नेशनल फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान है वो बेगूसराय में खोला जा रहा है, तो काफ़ी गर्व की बात है। इससे पहले इसका एक तो पटना में है इस तरीक़ा के संस्थान, तो बेगूसराय में क्या हो रहा है ना कि राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान खोला जा रहा है। तो इसको याद रखिएगा, राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान जो है 19वां कहाँ खोला जा रहा है, बेगूसराय में खोला जा रहा है। और केंद्रीय कपड़ा मंत्री जो गिरिराज सिंह है, उन्हीं के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। तो इसको याद रखिएगा, गिरिराज सिंह जो है केंद्रीय कपड़ा मंत्री है, तो इसको भी याद रखिए, क्योंकि आप देखेंगे कि बीपीएससी जो 67 है वहाँ जो भी बिहार से मंत्री होते हैं उनके बारे में पूछा जाता है और ज़्यादातर पूछा जाता है जो सेंट्रल लेवल पर मंत्री है, जैसे नित्यानंद जी है, राज्य गृह मंत्री वहाँ हैं, गिरिराज सिंह जी हुआ कपड़ा मंत्री हुए, उसी प्रकार से चिराग पासवान जी है। तो आप उसको एक लिस्ट देख लीजिएगा एग्ज़ाम से पहले। निफ्ट के बारे में देखते हैं। निफ्ट जो है संस्थान है, राष्ट्रीय महत्व की संस्थान है, राष्ट्रीय स्तर की संस्थान है। और निफ्ट का देखें यहाँ तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी है। ये कपड़ा के क्षेत्र में उन्नयन विकास के लिए इस तरीके का संस्थान बनाया गया है और देश में जो फैशन संस्थान है उसमें सबसे उन्नत है ये फैशन डिजाइन संस्थान है। 2006 में क्या हुआ कि संसद द्वारा इसको वैधानिक दर्जा दिया गया, मतलब एक पार्लियामेंट में पास करके राष्ट्रीय महत्व के संस्थान घोषित किए गए। अगर भारत सरकार को लगता है कि बहुत सारे संस्थान हैं जो इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है किसी भी क्षेत्र में, जैसे आईआईएम हो गया, ये राष्ट्रीय महत्व की संस्थान है, क्योंकि प्रबंधन के क्षेत्र में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में आईआईएम जो है बहुत बेहतर काम कर रहा है। उसी प्रकार आईआईटी हो गया, इसको भी राष्ट्रीय महत्व के संस्थान माना जाता है, क्योंकि आईआईटी जो है इंजीनियरिंग के क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है देश के विकास के लिए, दुनिया के विकास के लिए, ह्यूमैनिटी के डेवलपमेंट के लिए। उसी प्रकार अगर देखा जाए तो जो निफ्ट है, निफ्ट जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी जो है, इसका भी काफ़ी महत्वपूर्ण रोल है विकास के लिए। तो इसको भी राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया गया और इसको वैधानिक संस्था बनाया गया 2006 में। ये वस्त्र मंत्रालय के अधीनस्थ होता है, तो इसको याद रखिएगा, ये वस्त्र मंत्रालय के अधीनस्थ होता है। तो इस तरीके के सवाल आते हैं, वस्त्र मंत्रालय के अधीनस्थ होता है। चलिए देखते हैं, बिहार का पहला प्राकृतिक चिकित्सालय सहयोग केंद्र बेगूसराय में बनाया गया है। तो ये पहला चिकित्सालय सहयोग केंद्र है बेगूसराय में बनाया गया है। तो ये किस तरीके के है, ये पहला प्राकृतिक चिकित्सालय सहयोग केंद्र है। तो इसको याद रखिए, ये प्राकृतिक चिकित्सालय सहयोग केंद्र है और कहाँ बनाया गया, बेगूसराय में बनाया गया। इसका नाम भी है, सॉरी, अगर इसके नाम को देखें तो इसका नाम क्या रखा गया है, नवजीवन प्राकृतिक चिकित्सालय एवं योग केंद्र। तो ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि उसका नाम क्या रखा गया है, तो नवजीवन प्राकृतिक चिकित्सालय एवं योग केंद्र रखा गया है। इस केंद्र को नागदा स्थित जो गौ मंदिर है, गांव मंदिर लिखा है यहाँ, गौ मंदिर की बात हो रही है, एक नागदा में गौ मंदिर है बेगूसराय में, उसी परिसर में इसको खोला गया है। और यहाँ क्या हुआ कि मिट्टी है, पानी है, धूप है, हवा है आदि प्राकृतिक साधनों से शरीर की सफाई की जाएगी और उसका सैनिटाइज किया जाएगा। तो जो भी नेचुरल एलिमेंट्स है जो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध है उसी का उपयोग करके हमारे शरीर का सफाई किया जाएगा और सैनिटाइज किया जाएगा। और इसमें जो है किसी भी प्रकार के आयुर्वेदिक या फिर एलोपैथिक जो दवा होता है, जो तरीका होता है, मेथड होता है, उसको फॉलो नहीं किया जाएगा। तो इसको भी याद रखिएगा, यहाँ कोई भी जो आयुर्वेदिक दवा है उसका उपयोग नहीं किया जाएगा, न ही एलोपैथिक दवाओं का प्रयोग किया जाएगा, न ही आयुर्वेदिक दवाओं का, और न ही उसके मेथड का, और न ही उसके टेस्ट का। तो पूर्णतः प्राकृतिक आधारित है और प्राकृतिक एलिमेंट से जो भी चीज़ें होता है उसी के माध्यम से रोग निवारण कार्यक्रम चलाया जाएगा। चलिए देखते हैं आगे। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा बॉटलिंग प्लांट लगाया गया है बेगूसराय के अंदर। तो नीतीश कुमार जी इसका उद्घाटन भी किए थे, काफ़ी बड़ा है और ये पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा बॉटलिंग प्लांट है। और ये कहाँ बनाया गया है, तो ये बिहार के जो बेगूसराय है उसके बरौनी में असुरारी गाँव है, वहीं पर इसको बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी द्वारा उद्घाटन किया गया, ये भी बताया गया। और एक वरुण बेवरेज लिमिटेड कंपनी है, ये क्या है, वरुण बेवरेज लिमिटेड कंपनी है, इसी के स्वामित्व में है, तो इसको याद रखिएगा। और यहाँ क्या किया है कि अगर आपसे ये देखें कि क्या बनाया जा रहा है, तो यहाँ ये पेप्सी का है, ये पेप्सी की कंपनी है, उसी के द्वारा है। और कार्बोनेटेड जो सॉफ्ट ड्रिंक होता है उसको बनाया जा रहा है और उस तरीके के जो भी चीज़ें हैं
फ्रूट जूस भी होता है जो पैकेज में होता है, उसको भी यहाँ निर्माण किया जाएगा। तो ये सबसे बड़ा है उत्तर भारत का, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है या फिर फैक्ट है इस जिला से, कि बेगूसराय में राज्य की पहली टेस्ट ट्यूब बछिया का जन्म हुआ है। तो ये इतना चर्चा में क्यों है कि जो टेस्ट ट्यूब बछिया है इसका जन्म होने से चर्चा में क्यों है बेगूसराय का, तो थोड़ा इसको देख लेते हैं। ये है एक भगवानपुरा का एक जोकिया गांव है, तो ये जोकिया गांव है, वहीं पे इसका जन्म हुआ। ये टेस्ट ट्यूब बेबी है, ये जो है टेस्ट ट्यूब बेबी है, टेस्ट ट्यूब बछिया है, इसका जन्म हुआ है जोकिया गांव है। तो इसको याद रखिएगा, भगवानपुर प्रखंड होगा शायद, तो वहाँ के जोकिया गांव में जन्म हुआ है, तो इसको याद रखिएगा। अब एक सवाल आता है कि भाई इतना खुशी का क्या बात है कि वहाँ जो है टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म हुआ है, टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म हुआ और इतना खुशी का माहौल है। तो इसका एक लाभ क्या होता है कि जो टेस्ट ट्यूब बेबी होता है ना, तो उसके माध्यम से ये तो आदमी मतलब मनुष्य में भी जानवरों में भी उपयोग हो रहा है। तो इसके माध्यम से हम दुधारू जो हमारे यहाँ पशु नहीं, जैसे कि आप देखेंगे कि ब्राज़ील हो गया, अर्जेंटीना हो गया, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, तो यहाँ भी पशुधन है। और उस देश में अगर देखा जाए तो औसतन एक पशु 40 से 50 लीटर जो है दूध देते हैं, जबकि बिहार में और भारत का जो स्थिति है यहाँ पशु उतना ज़्यादा दूध नहीं देते हैं। तो उन्नत नस्ल के लिए यह काफ़ी ज़रूरी है टेस्ट ट्यूब जेसन बेबी, और IVF जो टेक्नोलॉजी है तो उसका उपयोग करके टेस्ट ट्यूब बेबी बनाया गया है, तो वो काफ़ी ज़रूरी होगा। आप जब देने जाते हैं ना, मेंस जब लिखने जाएंगे तो साइंस टेक काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका है UPSC में। तो अगर आपसे वहाँ पूछा जाएगा, जब हम जैसे बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग पूछता है कि एग्रीकल्चर में या फिर जो पशुधन क्षेत्र है उसमें उपयोग बताएंगे, तो उसमें हम इसी चीज़ का उपयोग बताएंगे। ये IVF टेक्नोलॉजी के तहत किया गया है, तो इसको याद रखिएगा। कौन टेक्नोलॉजी है? IVF टेक्नोलॉजी है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्नोलॉजी एंड एम्ब्रो ट्रांसफ़र, ये दोनों के माध्यम से इसका किया गया है। तो इसको भी देखते हैं कि आखिर होता क्या है। तो अगर इसको देखेंगे कि जो IVF है क्या है, तो जो IVF टेक्नोलॉजी होता है इसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो इसके माध्यम से क्या होता है कि यह एक प्रजनन जैव प्रौद्योगिकी तकनीक है। तो आप जब भी जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग पूछा जाएगा एग्रीकल्चर में, तो इसको याद रखिएगा IVF, और इसका हम कैसे उपयोग कर रहे हैं पशुधन क्षेत्र में। इसमें कृत्रिम रूप से क्या करता है कि जो भ्रूण होता है बनाकर उसे माता के गर्भाशय में प्रत्यारोपित किया जाता है। तो यह एक तकनीक है जिसमें कृत्रिम रूप से मतलब प्रयोगशाला में जो है उस लैब होता है, उस लैब में हम तैयार करते हैं, और उसके उपरांत माता के जो गर्भाशय होता है यानी मदा के, उसमें हम डाल देते हैं। इसी को हम IVF प्लस ET बोला जाता है, मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन प्लस एम्ब्रियो ट्रांसफ़र बोलते हैं। तो आगे देखते हैं, थोड़ा इसको समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये होता क्या है। तो देखेंगे कि जो यह तकनीक है, इस तकनीक में मादा से अंडाणु लिया जाता है, यानी माता से अंडाणु लेते हैं, और जो नर होता है उससे शुक्राणु लिया जाता है। और उस दोनों को, जो अंडाणु होता है जो शुक्राणु होता है, उसको हम टेस्ट ट्यूब जो होता है यानी लैब में निषेचित कराते हैं। ये निषेचन करा दिए अंडाणु और शुक्राणु का, और इस तरीके से ये 5 से 7 दिन तक किया जाता है। जब 5 से 7 दिन में निषेचित हो जाता है अंडा, जब पूर्वोत्तर निषेचित हो जाता है, तो उसको क्या करते हैं कि एक फिलोपियन ट्यूब जो होता है उसके माध्यम से, एक ट्यूब के माध्यम से जो गर्भाशय होता है उसमें डाल दिया जाता है, और इसके बाद इसी को टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं। जब उसका विकास होता है, टेस्ट ट्यूब बच्चा होता है, तो उसको टेस्ट ट्यूब बेबी बोला जाता है, क्योंकि ये ट्यूब कृत्रिम रूप से लैब में तैयार होता है, लेकिन इसमें माता और पिता दोनों होते हैं, उसमें अंडाणु और उनका शुक्राणु लगता है। तो इसे पशुधन क्षेत्र में यह लाभ होगा, जैसे अगर पशुधन क्षेत्र में इसका उपयोग करें हम, तो पशुधन क्षेत्र में इसका उपयोग करेंगे तो क्या होगा कि मान लेते हैं कि जो भारत का देसी गाय है, देसी नस्ल की जो गाय है, तो उसका अंडाणु हम ले लेंगे, और विदेशी नस्ल की जो गाय है, जो मतलब नर प्रजाति है, वहाँ से अगर हम ब्राज़ील है, अर्जेंटीना है, वहाँ से लेते हैं, तो उसका स्पर्म लेते हैं, और इस टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या किया जाता है कि उसको टेस्ट ट्यूब बेबी में हम निषेचन करा देंगे। अब ये जब निषेचित हो जाएगा ये, तो इस निषेचित अंडा को क्या करेंगे कि जो भारतीय गाय होगा उसके गर्भाशय में ट्रांसफ़र कर देंगे, और उसके माध्यम से जो बच्चा पैदा लेगा वह उन्नत नस्ल का होगा। तो इसका एक लाभ है। और अभी देखेंगे कि जो बेगूसराय में हुआ है, तो वहाँ भी ब्राज़ील का जो नर है उसके स्पर्म को डाला गया है, और उसी से ये बच्चा का निर्माण हुआ है। तो ये अभी टेस्ट ट्यूब बेबी है, अब इसके प्रयोगशाला आगे इस बच्चा में कितना दूध होता है ये सब देखा जाएगा, अभी तो बच्चा है। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, और सब्सक्राइब एंड माई चैनल एंड शेयर इट प्लीज़। थैंक यू, बाय।